Hello everyone, I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics. And I'm excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform, a dedicated platform to provide a quality education, mentorship for the student across India. Here you will get the structured learning lessons, live lectures, mock tests, and performance based rewards. So let's connect to start the learning with the Knowledge Temple. So today we will talk about a very interesting topic, that is theory of demand. आज हम डिमांड के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि डिमांड किस तरीके से इकोनॉमी में अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि डिमांड होती क्या है। अब डिमांड होती क्या है और डिमांड काम कैसे करती है, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिमांड का मतलब है किसी गुड या सर्विस को वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर को एक गिवन प्राइस पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर खरीदने की इच्छा या फिर एबिलिटी को रखता है, दैट इज डिमांड। ठीक है, देखो, सिर्फ इच्छा डिमांड नहीं होती, उसके साथ साथ परचेजिंग पावर भी जरूरी है। मतलब कि मेरा किसी चीज के लिए मन बना लेना इट्स नॉट डिमांड, मैं उसको पे भी कर पाऊं दैट इज डिमांड। मतलब कि अगर मैं कोई चीज खरीदना चाहती हूँ तो मैं उस चीज के लिए पे कर पाऊं। ठीक है, तो डिमांड क्या है इकोनॉमिक्स में? एक ऐसी चीज जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का एक इनवर्स रिलेशनशिप भी दिखाती है, जिसे हम आम भाषा में लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं आपके साथ, तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जब किसी गुड का प्राइस गिरता है ना, तो उसके साथ डिमांड क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड की क्वांटिटी गिर जाती है। एज यू लुक एट द पिक्चर, जहां पे आपकी वांट और एबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड एबिलिटी? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज चाहिए होती है या फिर हम चाहते हैं कि वो चीजें लेना, हम नहीं ले पाते है ना। देखो, वांट क्या है? इच्छा, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं कि मेरी इच्छा शक्ति है ये, है ना। देखो, किसी गुड या सर्विस को पाने की जो इच्छा है ना, वो वांट है। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, हमारी नीड्स और डिजायर्स बिल्कुल अनलिमिटेड है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक आईफोन चाहिए, दैट इज वांट। ठीक है, एबिलिटी का मतलब क्या है? क्या मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, या इतनी कैपेसिटी है, या इतनी मेरे अंदर, मैं अगर इसको हिंदी में बोलूं, क्या मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मैं उसे खरीद पाऊं? यानी उस गुड या सर्विस को खरीदने की फाइनेंशियल कैपेसिटी, दैट इज परचेजिंग पावर। देखो, सिर्फ इच्छा होना डिमांड नहीं बनाता। ठीक है, जब तक कि तुम्हारे पास उसको खरीदने के लिए पैसा ना हो। एग्जाम्पल, मेरे पास 80,000 है ना, तो मैं आईफोन अफोर्ड कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एबिलिटी है उस आईफोन को खरीदने के लिए। तो डिमांड इज प्लस एबिलिटी इज इक्वल टू, अगर सिर्फ वांट है तो एबिलिटी नहीं है, डिमांड नहीं बनेगी। अगर एबिलिटी है बट वांट नहीं है तो डिमांड नहीं बनती है। तो डिमांड तभी एग्जिस्ट करती है जब दोनों एक साथ हो। ठीक है, तो क्लैरिटी के लिए, एक स्टूडेंट को मर्सिडीज कार चाहिए भाई, है ना, वो उसकी वांट है, पर उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसकी एबिलिटी को शो करता है। मतलब कि डिमांड वहीं खत्म हो गई। जब पैसे ही नहीं होंगे तो डिमांड कहाँ से आएगी, है ना। दूसरी बात, एक बिजनेस के पास मतलब एक बिजनेसमैन के पास करोड़ों रुपए हैं, वो उसकी एबिलिटी है, बट उसको मर्सिडीज नहीं चाहिए, तो नो वांट, दैट इज डिमांड ही नहीं है। जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वांट और एबिलिटी ही डिमांड को एक एग्जिस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है, और डिमांड का फंक्शन भी यही है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जब किसी गुड का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्वांटिटी गिर जाती है। ठीक है, तो ये है आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, so there are various types of demand: individual demand, market demand, composite demand, derived demand and price demand। तो हमें इतना तो पता है कि भाई डिमांड की तो कोई कमी है नहीं, और बहुत सारी डिमांड्स हमें देखने को मिलती हैं, है ना। तो देखो, डिमांड इज इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा वो चेंज होती रहेगी या फिक्स रहेगी। डिमांड हमेशा कभी ना कभी अपनी प्रोपोर्शनेट वे में काम करती है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट वे का मेरा यहाँ से मतलब है, इंडिविजुअल डिमांड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि किसी सिंगल कंज्यूमर की डिमांड, ठीक है, फॉर अ गुड और सर्विस एट गिवन प्राइस इन अ गिवन टाइम। सपोज कीजिए आई एम रितिका, कि रितिका की डिमांड
फॉर 5 kg ऑफ राइस पर मंथ है, मुझे हर महीने 5 kg राइस चाहिए, उसका प्राइस है 40 रुपए। तो डिमांड कर्व क्या कहेगी कि भाई इंडिविजुअल कर्व के डिमांड शेड्यूल से बनता है वो, मतलब कि मेरे सिर्फ मेरे अकेले की डिमांड है कि मेरे को महीने का 5 kg चावल चाहिए, तो वो मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। वहीं अगर मैं मार्केट डिमांड के बारे में बात करूं, लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे सिर्फ एक एक सिंगल पर्सन अपनी ग्रोसरी खरीद रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग मिलके अपनी ग्रोसरीज खरीद रहे हैं। तो मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट में ऑल कंज्यूमर्स, मतलब कि ऑल कंज्यूमर्स की इंडिविजुअल डिमांड का टोटल। अगर 100 घर के लोग अगर चावल खरीदना चाहते हैं, तो उन सबकी डिमांड को ऐड करके मार्केट डिमांड हमें मिलेगी। ठीक है। वहीं अगर मैं कंपोजिट डिमांड की बात करूं, कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या है, जब एक कोमोडिटी को मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, घर में लाइटनिंग, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन, एसी, फ्रिज के लिए, सबके लिए बिजली चाहिए। तो ये क्या है, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या है, संयुक्त डिमांड, जब मतलब कि बहुत सारे लोगों को चाहिए। जैसे कि कोयला है, पावर जनरेशन और स्टील इंडस्ट्री दोनों में काम आता है। तो डिमांड फॉर कमोडिटी इज कंपोजिट बिकॉज एक ही गुड की डिमांड अलग अलग यूजेस के लिए की जाती है। ठीक है। वहीं अगर मैं डिराइव डिमांड की बात करूं, डिराइव डिमांड क्या है, मतलब कि जब एक कोमोडिटी की डिमांड दूसरी कोमोडिटी की डिमांड पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर स्टील डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द कार्स, मतलब कि अगर मेरे को स्टील चाहिए, तो डिपेंड करता है कि भाई गाड़ियां कितनी बनेंगी, गाड़ियां बनेंगी तभी तो मेरे स्टील की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी बात, डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लेबर की डिमांड तो तब होगी ना जब मेरे पास काम आएगा, है ना। मान लो मैं फैक्ट्री चलाती हूँ, अब मैं फैक्ट्री तो चलाती हूँ, बट उस फैक्ट्री के लिए मेरे पास इतना मेरे पास लोग सामान मांगने ही नहीं आ रहे हैं। तो जब मेरे पास कोई आएगा ही नहीं कुछ सामान मांगने, तो मैं क्यों उसको मतलब मैं क्यों लेबर हायर करूंगी। हाँ भाई, मेरी प्रोडक्शन बहुत हाई है, तो मैं डेफिनेटली आई विल हायर द लेबर्स, है ना। ये इनडायरेक्ट डिमांड होती है। ठीक है। फिर आती है आपकी प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड जो सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से होती है, मतलब कि कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे, अगर एप्पल्स का प्राइस 100 से 60 हो जाता है, तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। इसको हम लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू भी स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है, सिंगल कंज्यूमर की डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है, सम ऑफ ऑल कंज्यूमर की डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या है, वन गुड यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस। डिराइव डिमांड क्या है, डिपेंडेंट ऑन डिमांड फॉर अनदर गुड्स। एंड प्राइस डिमांड क्या है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज को मेंशन किया है। एंड यस, देर इज अ इनकम एंड रियल डिमांड। देखो, इनकम एंड रियल डिमांड क्या होती है, मैं ये भी बता देती हूँ, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसके में भी। देखो, इनकम डिमांड का मतलब क्या है ना, जब भी डिमांड किसी को देखी जाती है ना, कि हाँ भाई हमें ये वाली डिमांड चाहिए और इसी में हमें बहुत सारी चीजों को मतलब करना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें मैनेज भी करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जब डिमांड किसी कोमोडिटी की कंज्यूमर की इनकम में चेंज की वजह से बढ़ गई या घट जाती है, उस इनकम डिमांड को उसे हम कहते हैं इनकम डिमांड। ठीक है। मतलब रिलेशन क्या है, नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ती है। इंफीरियर का मतलब क्या है, इनकम घटने पर डिमांड भी गिर जाती है, मतलब बढ़ेगी पर डिमांड गिर जाती है। इसे मैं भी आपको आने वाली क्लास में समझाऊंगी। ठीक है। तो देखो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप अपनी बस बेसिक लाइफ से इसको ऐड कर लो। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कि आप अपने आसपास क्या देख रहे हो, कोई रट्टा मत मारो। ठीक है। डू नॉट ट्राई टू लर्न द ग्राफ्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो ना, तो ग्राफ ऑटोमेटिकली आपका हाथ वैसे ही चलेगा जैसे आप सोचोगे। ठीक है। रट्टा नहीं मारो, बस एग्जैक्ट सोचो कि भाई इकोनॉमी में क्या चल रहा है। दैट इज इकोनॉमिक्स, हाउ टू मेक द पीपल viable in terms of production, in terms of economy, in terms of consumerism as well. ठीक है। अगर मैं रियल डिमांड के बारे में बात करूँ ना आपसे, देखो, एक्चुअल में इकोनॉमी रियल डिमांड के ऊपर ही चलती है कहीं ना कहीं। देखो, जब कंज्यूमर की डिमांड को रियल परचेजिंग पावर के टर्म्स में मेजर किया जाता है, तो उसे हम रियल डिमांड कहते हैं। ठीक है। ये सिर्फ मनी इनकम पे नहीं, बल्कि उस इनकम पे कितना एक्चुअल गुड एंड सर्विसेज बाय किया जा सकता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे,
अगर एक वर्कर की सैलरी 20,000 है और इन्फ्लेशन 10% है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, उसकी रियल डिमांड कम हो जाएगी, मतलब परचेजिंग पावर। आम भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं, मतलब उसके पास इनकम ज्यादा है, पर रियल टर्म्स में डिमांड उतनी भी नहीं है जितनी पहले बनती थी। भाई अब मैं पहले 50,000 कमा रही थी, तो मैं 50,000 के हिसाब से सामान खरीदती थी। अब मेरी इनकम है 80,000 रुपए, पर मेरी अभी अभी मेरा माइंडसेट उस 50,000 को लेके ही चल रहा है कि हाँ मुझे उस 50,000 के अंदर अंदर ही सामान खरीदना है। तो मैं अभी उस इनकम को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रही, दैट इज रियल डिमांड। तो इसीलिए अभी मैं आपको नेशनल इनकम जब हम करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमी कैसे रियल डिमांड के ऊपर काम करती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, so there are some determinants of demand: price, commodity, income of the consumer, price related goods and much। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी बहुत सारी चीजें ना एक इवेल्युएशन के फॉर्म में चलती है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं प्राइस कमोडिटी की आपसे बात कर रही हूँ ना, तो प्राइस कमोडिटी का मतलब क्या है कि डिमांड के ऊपर कई फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इफेक्ट करने का मतलब क्या है, सबसे बेसिक फैक्टर है आपका प्राइस कमोडिटी का। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि भाई प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। एग्जाम्पल, अगर शुगर का प्राइस गिरता है ना, तो डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, किसी चीज का प्राइस गिरेगा, पब्लिक दौड़ के जाएगी ना सामान लेने, कि नहीं नहीं भाई ये वाला सामान लेना है आपको। कॉमन सेंस है ना। दूसरी बात, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भाई इनकम भी तो मैटर करती है, क्यों नहीं करती। इनकम ज्यादा होने पर डिमांड ज्यादा होती है, दैट इज नॉर्मल गुड। इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड की डिमांड गिर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, इनकम बढ़ने पर आटा, मैदा, ब्रेड या पिज्जा पिज्जा की तरफ शिफ्ट होंगे। अगर देखो, अगर इनकम बढ़ने पर आटा तो मैदा की तरफ शिफ्ट होंगे, मैदा नहीं तो ब्रेड या पिज्जा की तरफ शिफ्ट होंगे। अपना लग्जरी, अब देखो, मैं 50,000 कमा के 80,000 कमा रही हूँ, पहले 50 था 80 था। अब ना रियली आई एंजॉयड दैट पार्ट कि भाई अब तो मैं, पहले तो मैं सिर्फ गेहूं की रोटी खाती थी, अब मैं मल्टीग्रेन वाला आटा भी यूज करूंगी, बिकॉज my income is increasing। this is how economy works। okay, फिर आता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो, दो टाइप्स को रिलेटेड गुड्स को हम मान सकते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूशन, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट गुड्स है एक दूसरे का रिप्लेसमेंट, मतलब कि जैसे चाय कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ जाए तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, अगर एक दूसरे के साथ यूज होता है, जैसे कि कार और पेट्रोल हो गया, पेन और इंक हो गया। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो कार की डिमांड क्या कम हो जाएगी। देखो, थोड़ी बहुत कम होगी, बट ज्यादा कम नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर सिर्फ पेट्रोल ही है, डीजल वीजल कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि भाई पेट्रोल गया तो फिर गाड़ी भी गई, है ना, क्योंकि डिपेंड है। फिर है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर की पसंद डिमांड को इफेक्ट करती है, मतलब कि हेल्थ कॉन्शियस लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स कम और जूस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज मेरा प्रेफरेंस है भाई, मेरे को नहीं पीनी कोल्ड ड्रिंक, है ना, आई वॉन्ट टू टेक माई जूस। ओके, फिर आता है आपका पॉपुलेशन। देखो, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड। अर्बनाइजेशन और डेमोग्राफिक्स भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। देखो, अगर कंज्यूमर को लगता है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, वो आज ज्यादा डिमांड करेगा। आपने आपने आपको याद होगा कि एक टाइम होता था ना कि भाई नमक खाली होने वाला है, नमक खरीदो। लोग अपने घर में नमक की बोरियां गिरवा लेते थे। प्याज गायब होने वाला है मंडी में से, प्याज गिरवा लेते थे। अगर प्राइस गिरने का एक्सेप्टेशंस है, मतलब एक एक्सेप्शन मान के चलो, तो डिमांड डिमांड जो होगी ना वो पोस्टपोन हो जाएगी। ठीक है, फिर एट द एंड आपकी कंज्यूमर पॉलिसीज भी आती, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आती है। हायर टैक्स होंगे तो डिमांड कम होती है, सब्सिडी होगी तो डिमांड ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी, तो ईवी डिमांड बढ़ गई। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है आपको पता होगा, ईवी आजकल बहुत आ गए ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कितने आ गए हैं। एवरीवन विल बी अ पार्ट ऑफ द ईवी। ईवी कार्स आ गई हैं, स्कूटीज आ गई, आपकी एक्टिवा ने भी कितनी सारी चीजें लॉन्च कर दी है ना। फिर आता है आपका सीजनल और क्लाइमेटिक। देखो, सीजनल गुड्स की डिमांड अलग होती है। विंटर में वुलन क्लोथ्स की डिमांड और समर में एसी और कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सीजन एज वेल, है ना। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर सोसाइटी में इनकम फेयरली डिस्ट्रीब्यूट है तो डिमांड ब्रॉड बेस्ड होती है। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी ज्यादा है तो लग्जरी गुड्स की डिमांड हाई और बेसिक गुड्स की डिमांड स्टेगनेंट हो जाती है। तो ये आपकी बेसिक सिनेरियो है डिमांड को समझने का। तो देखो, इट्स इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई।
सप्लाई भी करेंगे हम आने वाली क्लासेस में, बट आज हम डिमांड को समझते हैं कि भाई लोग चाहते क्या है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लॉ ऑफ डिमांड एंड हाउ वी कैन रिलेट लॉ ऑफ डिमांड इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, चाहे इंडिया है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स है, चाहे यूरोप है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, हर किसी को अपनी डिमांड को एक स्टेगनेंट वे में चलाना पड़ता है। ठीक है। डिमांड का मतलब क्या है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट बाय द सेट्रिस पैराबिस। हमको सबको पता है, देखो जब किसी गुड का प्राइस गिरता है ना, तो उसकी डिमांड क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्वांटिटी कम हो जाती है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब कि जब चीजें सस्ती होती हैं तो कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है, जब चीजें महंगी होती है तो कंज्यूमर की डिमांड रिड्यूस हो जाती है। लुक एट दिस ग्राफ, दिस इज द डिमांड कर्व। ठीक है। अब इसमें एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है आपका? कहीं ना कहीं एक आपका बता रहा है कि भाई क्वांटिटी की डिमांड है ना। दूसरे शो में वो क्या कर रहा है कि भाई उसका प्राइस है, लुक एट दिस लाइन, है ना। तो ये क्या बता रहा है कि भाई कर्व स्लोप विल बी नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आपकी इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। डिमांड घटेगी, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, देखो आज के मॉडर्न इकोनॉमी में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ये सिर्फ किताबों में है, नो नो नो, आज के उसमें भी है। पेट्रोल का प्राइस देख लो आप। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो लोग ड्राइविंग थोड़ी रिड्यूस करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ स्विच नहीं करते कि यार बहुत पेट्रोल लग जाएगा, मैं तो मेट्रो से जाऊंगा, है ना, मैं कार से जाऊंगा। ई कॉमर्स को देख लो आप, फ्लिपकार्ट amazon पे सेल लगती है ना। प्राइस मतलब क्या होता है, प्राइस जैसे डाउन होता है डिमांड बढ़ जाती है। अभी आपके फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, लोग कितना सामान खरीद रहे हैं, है ना। फिर लग्जरी गुड्स की बात कर लो, ब्रांडेड बैग्स है, आईफोन्स है, डायमंड की ज्वेलरी है, जैसे गुड्स पे डिमांड कभी कभी बता ना, प्राइस बढ़ने बढ़ने पर भी लोग एकदम प्रेस्टीज वैल्यू वाली चीजें खरीद लेते हैं। तो कंक्लूजन इज दैट कि लॉ ऑफ डिमांड स्टिल इज द बैकबोन ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। आज भी, आज के डिजिटल और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में भी डिमांड और प्राइस का रिलेशन मोस्टली इनवर्स ही होता होता है। हाँ, और कुछ एक्सपेक्टेशंस या कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे, लग्जरी के लिए, ग्रिफिन के लिए और नेसेसिटीज के लिए। ठीक है। वो भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज, what is the meaning of market schedule? How the components of market schedule will be work? See, there are so many things, and we have to look at this scenario, and this is the main certain part of that individual thing. देखो, individual schedule is mean एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को शो करता है डिफरेंट प्राइसेस। मार्केट शेड्यूल का मतलब क्या है कि पूरे मार्केट की डिमांड को शो करता है फॉर अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल मेंशन किया है, देखो प्राइस है 10 रुपए, क्वांटिटी कितनी है, मतलब क्वांटिटी की डिमांड है 100, और सप्लाई कितनी हुई है 20। ऐसे 20 पे 80, सप्लाई है 40। तो ये सारी चीजें क्या शो करता है? ये शो करता है इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब कि यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है, मार्केट में डिमांड आपकी बढ़ती जाती है। मतलब कि ये मार्केट का शेड्यूल में एक वेरिएबल है, डिफरेंट प्राइस लेवल्स अगेंस्ट द डिमांड। हर कंज्यूमर अपनी अपनी डिमांड को लेके चलता है। अगर ए को एप्पल ज्यादा पसंद है तो बी को मीडियम और सी को उससे कम। तो मार्केट डिमांड इज इक्वल टू सभी इंडिविजुअल की डिमांड को ऐड करके दिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, there are types of schedules, demand schedule, supply schedule and market schedule। देखो, हर चीज अपने अपने एक बेसिस पे चलती है ना। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है कि एक टेबल होता है जो डिफरेंट प्राइसेस और क्वांटिटी को शो करता है, जो हमने अभी पीछे देखा है ना। वहीं पे अगर मैं आपसे सप्लाई स्केड्यूल के बारे में बात करूं, सप्लाई स्केड्यूल एक टेबल है जो डिफरेंट प्राइजेस पर क्वांटिटी सप्लाई को शो करता है, प्रोड्यूसर्स की भी। ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे मार्केट स्केड्यूल के बारे में बात करूं, मतलब कि ये एक एग्रीगेट टेबल है जो पूरे मार्केट की डिमांड या सप्लाई को शो करता है, सभी इंडिविजुअल को भी, प्रोड्यूसर को भी ऐड करके। ठीक है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट, दे डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम, पॉलिसी एनालिसिस, मार्केट प्रिडिक्शंस एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। देखो, सिंपल सी बात है भाई,
स्केड्यूल होगा मेरे हाथ में, ये होता है मेरे हाथ में अगर टाइम टेबल है तो आई विल गेट टू नो दैट कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे ही जब मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट सप्लाई को एक साथ प्लॉट किया जाता है ना, तो दोनों कर्व्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। और क्यों करती हैं? ये इंटरसेक्शन दिखाता है कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। अगर डिमांड और सप्लाई टेबल को ग्राफ में प्लॉट करो ना, जहां पे दोनों चीजें एक साथ मिल रही हैं, दैट इज सिंपल एज वी कैन से दैट कि हाँ भाई ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, पॉलिसी एनालिसिस। गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, मार्केट के स्केड्यूल को यूज करते हैं सो दैट कि टैक्सेशन का इम्प्लीमेंटेशन, सब्सिडीज को देखने का रिजल्ट, सब कुछ हम देख सकें। अगर अनियन का प्राइस हाई हो जाता है तो डिमांड सप्लाई एनालिसिस से गवर्नमेंट को सब्सिडी या इम्पोर्ट पॉलिसी को डिसाइड करने में थोड़ी हेल्प मिलती है। वहीं अगर मैं आपके साथ मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में बात करूं, फर्म्स और एनालिटिक्स डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल को यूज करके फ्यूचर की डिमांड्स को प्रिडिक्ट करते हैं। एग्जांपल का आपको एग्जांपल देती हूँ मैं। दिवाली सीजन में डिमांड शेड्यूल शो करती है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथ्स की डिमांड हाई होगी, तो फर्म्स क्या करती हैं, प्रोडक्शन और स्टॉक इंक्रीज कर देती हैं कि भाई दिवाली तक स्टॉक भरपूर रखो। वहीं अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की जाए, तो मार्केट शेड्यूल को टेबल से ग्राफ बनाकर डिमांड कवर सप्लाई एनालिसिस को डिराइव करने में हेल्प करती है। तो ग्राफ से पता चलता है कि भाई प्राइस चेंज होने पर डिमांड एंड सप्लाई कितनी होती है। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो लुक एट दिस ग्राफ। देखो डिमांड कर्व क्या शो कर रही है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग में है वो है आपकी डिमांड कर्व। अब लुक एट दिस पॉइंट, दिस इज द, मैंने अभी आपको बताया ना जो इंटरसेक्ट करती है, तो जो इंटरसेक्ट कर रहा है दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। जो वहां पे आके मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। तो सप्लाई कर्व आपकी अपवर्ड है और डिमांड कर्व आपकी डाउनवर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट इज, ओके हाँ मैं यही आपको बताना चाह रही थी, सम एक्सेप्शंस ऑफ लॉज ऑफ डिमांड। ग्रिफिन गुड, वेबलिन गुड्स, स्पेक्यूलेटिव गुड्स। सो व्हाट आर दीज? देखो हम सब ने बहुत सारे गुड्स के बारे में पढ़ा अभी, ये वाले गुड्स वो वाले गुड्स है ना। तो अब देखो ये क्या होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है ना, ग्रिफिन गुड्स के बारे में, ये वो इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर भी क्या नाम है, डिमांड आपकी बढ़ जाती है। रीजन क्या है, ये लो इनकम कंज्यूमर के लिए स्टेपल गुड्स होते हैं। जैसे ब्रेड है, प्राइस है, आलू है ना। प्राइस बढ़ेगा, रियल इनकम घट रही है, तो कंज्यूमर क्या करता है, लग्जरी गुड्स को छोड़कर मोर स्टेपल गुड्स को खरीदता है। एग्जाम्पल है आयरलैंड की 19th सेंचुरी में पटेटो का एग्जाम्पल है ना। वेबलिन गुड्स कौन से होते हैं, मींस लग्जरी गुड्स जिनकी डिमांड प्रेस्टीज और स्टेटस के लिए करी जाती है। जैसे लग्जरी कार्स, रोल्स रॉयस है ना, दे आर द वेबलिन गुड्स। डिजाइनर हैंडबैग्स, मतलब स्टेटस सिंबल को इफेक्ट करने के लिए। अगर मैं आपसे स्पेक्युलेटिव गुड्स की बात करूं, मतलब कि ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड फ्यूचर प्राइस के वजह से बढ़ती है। अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई प्राइस बढ़ेगा, मतलब वो आज ज्यादा चीजें खरीद के रख लेते हैं है ना। गोल्ड है, शेयर्स है, रियल एस्टेट और स्पेक्युलेटिव मार्केट्स है। तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस को डिराइव करती है कौन, डिमांड। दिस इज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। क्योंकि ये डिमांड में नहीं आते, ये एक्सेप्शंस में आते हैं। डिमांड तो ये भी है बट ये इनको अलग रखा जाता है बिकॉज ये आता है आपका लग्जूरियस पार्ट पे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमिक्स, दे डिटरमाइन द मार्केट पॉलिसीज ऑल एंड ऑल। अभी मैंने आपको सारी चीजें यही बताई कि कैसे ये सारी चीजें एक्सक्लूड करती हैं। देखो इकोनॉमिक्स में डिमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। डिमांड आपकी चीजों को जस्टिफाई क्या करती है भाई, कि देखो डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन मार्केट प्राइस को डिसाइड करता है। अगर डिमांड हाई है और सप्लाई कम है तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। वहीं अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस गिर जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर अब दिवाली आ रही है, दिवाली में स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस टेम्परेली इंक्रीज कर दिए जाते हैं। वहीं अगर फर्म्स डिमांड को एनालाइज करती हैं कि भाई क्या फर्म बनाएगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, तो हाई डिमांड, प्रोडक्शन इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू भी इंक्रीज। लो डिमांड, प्रोडक्शन रिड्यूस और इन्वेंट्री भी मिसमैनेज हो गई। तो मार्केट पॉलिसीज भी इसी पे काम करते। देखो गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स ना हमेशा एनालाइज करते हैं फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज को। टैक्सेशन पॉलिसी है, सब्सिडी एलोकेशन है। ठीक है। तो अनियन या फ्यूल के प्राइसेस भी अगर हाई हैं तो गवर्नमेंट इम्पोर्ट या सब्सिडी डिसीजन ले सकता है। वहीं अगर मैं इकोनॉमिक्स ग्रोथ की बात करूं, देखो अगर ज्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी ना तो फर्म्स इन्वेस्ट ज्यादा करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी। अगर डिमांड कम होगी तो रिसेशन का रिस्क रहेगा। ठीक है।
वहीं पे ही अगर मैं आपसे बात करूं डिमांड फंक्शन के बारे में, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन? देखो, सिंपल सी बात है कि डिमांड काम कैसे करती है। डिमांड फंक्शन का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, ये एक मैथमेटिकल ही एक्सप्रेशन है जो क्वांटिटी डिमांड और उसके डिटरमिनेंट्स के बीच का एक रिलेशन शो करता है। ये फंक्शन ये बताता है कि प्राइस, इनकम और रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस कैसे चेंज होने पर डिमांड कितनी होगी। जैसे क्यू डी इक्वल्स टू एफ, ठीक है, दैट इज फंक्शन। पी इज प्राइस ऑफ गुड, आई मीन्स कंज्यूमर इनकम, whereas the PR is price of related goods, it will be substitute or complementary as well. T means taste and preferences, and E is expectations about the future prices. ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो सपोज करो कि भाई आपकी डिमांड डिपेंड कर रही है सिर्फ प्राइस पर, तो आप कोई भी इक्वेशन को यहाँ पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे सो दैट कि हमें बहुत सारी चीजें समझ में और आ जाए। तो फर्म्स और गवर्नमेंट फ्यूचर डिमांड प्रेडिक्ट कर सकती हैं, प्रोड्यूसर को प्राइस सेट करने में हेल्प करती हैं, और गवर्नमेंट को इन सारी चीजों में एक वायबल फैसले लेने में हेल्प करती है। ठीक है, so yeah, this is all about the today's session. If you have any doubt, you have any query, you can pin me in the chat box. I will definitely help you to solve your queries. Okay, so connects back to the knowledge temple. Okay, so thank you so much for watching this lecture. If you liked it, you can join us on the knowledge temple for the complete learning, live classes, and the mentorship. So together, let's learn, make learning engaging and the rewarding. So thank you so much. Let's meet in the next session. Bye, everyone.